हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का दीक्षा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 5। इस पाठ का नाम है निज भाषा उन्नति। तो इसके हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। दिया है कुछ करने को। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों पर छोटे समूहों में चर्चा कीजिए और निष्कर्ष को 5 से 7 पंक्तियों में लिखिए। यहाँ पे कुछ स्थिति दिए गए हैं जिसको हम लोग को छोटा सा समूह बनाना है और उसमें चर्चा करना है और जो भी निष्कर्ष निकले उसको 5 से 7 पंक्तियों में लिखना है। जैसे यहाँ पे क नंबर दिया है, स्थिति ऐसा घर जिसमें सब मिलजुल कर कार्य करते हैं। तो छोटे समूह में इस स्थिति पर चर्चा करेंगे, जो निष्कर्ष निकलेगा उसको पंक्तियों में लिखना है। तो इसका उत्तर आप लोग स्वयं लिख सकते हैं। आपकी सहायता के लिए हमने यहाँ पे निष्कर्ष लिखा है। पहला निष्कर्ष है, हमें घर के सभी कार्य मिलजुल कर करने चाहिए। दूसरा, घर के बड़े लोगों का छोटे लोग सम्मान कीजिए। तीसरा, घर के छोटे बच्चों का भी बड़ों को ध्यान देना चाहिए। चौथा हो जाएगा, घर में हमें एक दूसरे का ध्यान देने से आपसी प्रेम मजबूत बना रहता है। पांचवा हो जाएगा, एक साथ मिलकर कार्य करने से बड़ा काम भी बिल्कुल आसानी से और जल्दी हो जाएगा। छठवा हो जाएगा, घर में मिलजुल कर रहने से हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से भी निष्कर्ष लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ख नंबर पे स्थिति दिया है, ऐसा घर जिनमें फूट है। तो ऐसा घर जिनमें फूट है, इस पर अपने छोटे समूह में चर्चा कीजिए। जो निष्कर्ष निकलता है उसको लिखिए। तो यहाँ पे आपकी सहायता के लिए हमने निष्कर्ष लिखा है, यह कहा जा सकता है कि जिस घर में आपस में फूट हो वह घर कभी उन्नति नहीं कर सकता। ऐसे घर जिनमें शांति तो दूर की बात है। क्या होता है कि ऐसे घरों में शांति नहीं होती है, तो घरों में शांति तो दूर की बात है, हंसी खुशी का कोई पल भी नहीं ठहरेगा। घर के भी सदस्य अनमने से रहेंगे। बच्चों का मानसिक विकास प्रभावित होगा। बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं होगी और बाहर वाले उनका मजाक उड़ाएंगे। तो जिस घर में फूट हो उसका माहौल कैसा रहेगा कि घर में कभी उस घर की उन्नति नहीं हो सकेगी और ऐसे घर में शांति नहीं होगी और हंसी खुशी का कोई पल भी नहीं ठहरेगा और सभी सदस्य अनमने से रहेंगे और बच्चों का मानसिक विकास प्रभावित होगा। बड़े बुजुर्गों का सेवा नहीं होगा तो बाहर वाले उनका मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न है इसमें, कवि ने फूट के कारण होने वाले विनाश के अनेक उदाहरण दिए हैं। यह था, जैसे यहाँ पे पहला उदाहरण क नंबर है, रावण और विभीषण के फूट के कारण लंका का नाश। ख है, कौरव और पांडवों के फूट के फलस्वरूप महाभारत युद्ध। और ग नंबर है, पृथ्वीराज और जयचंद की आपसी फूट के कारण यवनों का भारत में आगमन। इन विषयों पर शिक्षक या शिक्षिका के साथ चर्चा करके फूट के कारण और उनके दुष्परिणामों को संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ पे कवि द्वारा कौन सा फूट के बारे में यहाँ पे बताया गया है क नंबर में, तो रावण और विभीषण के फूट के कारण लंका का नाश। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, शिक्षक या शिक्षिका के साथ चर्चा करेंगे और उनके फूट के कारण पूछेंगे और उसका दुष्परिणाम क्या है उस पर चर्चा करेंगे और इसका उत्तर लिखेंगे। तो इसका उत्तर हमने लिखा है, क नंबर क्या था, रावण और विभीषण के कारण लंका का नाश। ठीक है, तो क्यों हुआ था इसका कारण बताना है और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ था वो बताना है। रावण और विभीषण के फूट का कारण था उनके विचारों और संस्कारों में अंतर होना। रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। उसने सीता का धोखे से अपहरण किया था, अतः रावण को व्यभिचारी भी कहा जा सकता है। परंतु इसके विपरीत विभीषण धार्मिक प्रवृत्ति का चरित्रवान व्यक्ति था। रावण द्वारा सीता के अपहरण कर लेने पर उसने आपत्ति जताई क्योंकि उसके अनुसार यह कार्य नीति एवं मर्यादा के विरुद्ध था। इसलिए उसने रावण से अनुरोध किया कि वह सीता को वापस राम के पास भेज दे, परंतु रावण ने उसे कायर कहकर धुतकार दिया। रावण द्वारा धुतकारे जाने और अपमानित किए जाने से आहत विभीषण राम के पास
पहुंच जाता है और उन्हें रावण और लंका से जुड़े सारे रहस्य बता देता है, जिसके फलस्वरूप रावण युद्ध में राम द्वारा मारा जाता है। रावण का सर्वनाश ही दोनों भाइयों के बीच के फूट का दुष्परिणाम था। तो रावण और विभीषण के आपसी फूट के कारण हमने देखा लंका का नाश होने का कारण क्या था और दुष्परिणाम क्या हुआ कि दोनों का सर्वनाश हो गया। अगला देखेंगे, यहाँ पे लंका का नाश हो गया दोनों भाइयों के आपसी फूट के कारण। यहाँ पे ख नंबर देखेंगे, कौरव और पांडवों के बीच का फूट का कारण। तो कौरव पांडव से ईर्ष्या करते थे, उन्होंने उनके हिस्से का राज्य हड़प लिया, उन्हें तरह तरह की तकलीफें दी, उनका बार बार अपमान किया। कौरवों के अन्याय की हद तब हो गई जब उनके द्वारा परिश्रम से स्थापित किया गया राज्य भी उन्होंने जुए में धोखे से पांडवों को हराकर प्राप्त कर लिया और भरे दरबार में द्रौपदी का अपमान किया। फलस्वरूप पांडवों कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया, जिसे दोनों तरफ के अनेकों सूरवीर मारे गए। अंततः दुर्योधन भी मारा गया। उसके सारे सगे संबंधी और भाई पहले ही मारे जा चुके थे। धृतराष्ट्र और गंधारी के अलावा कुरुवंश में कोई भी न बचा। कौरवों का सर्वनाश तो इस युद्ध का दुष्परिणाम था ही, पांडवों के पुत्र का भी कम उम्र में मारा जाना और विश्व के अनेक सूरवीरों को मारा जाना एक और भयावह परिणाम था। अगला है ग नंबर, पृथ्वीराज और जयचंद के आपसी फूट के कारण क्या हुआ था, यवनों का भारत में आगमन हुआ था। तो चलिए इसका हम लोग कारण देखेंगे। पृथ्वीराज और जयचंद के आपसी फूट का कारण था जयचंद की पृथ्वीराज के बढ़ते शौर्य से ईर्ष्या का होना। उनके बीच विद्वेष का मुख्य कारण जयचंद की पुत्री संयोगिता को भी माना जाता है। संयोगिता पृथ्वीराज से प्रेम करती थी, परंतु जयचंद ने उसके स्वयंवर में पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया था। पृथ्वीराज ने संयोगिता का अपहरण कर उससे विवाह कर लिया। फलस्वरूप तब तक जयचंद की नफरत पृथ्वीराज के लिए और बढ़ गई। इसका प्रतिशोध उसने इस तरह लिया कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज पर आक्रमण किया तो जयचंद ने इस आक्रमण में मोहम्मद गौरी का साथ दिया। गौरी पहले भी पृथ्वीराज से युद्ध करके 2 बार पराजित हो चुका था, परंतु जयचंद की सहायता पाकर इस बार वो पृथ्वीराज को हराने में सफल रहा। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि भारत के कई हिस्सों पर यवनों का साम्राज्य स्थापित हो गया, यहाँ तक कि गौरी ने जयचंद को भी नहीं छोड़ा और उसके राज्य पर भी आक्रमण कर दिया। अगला 3 नंबर प्रश्न है, इस कविता के आधार पर आप भी 2 सवाल बनाइए। तो आप अपने अनुसार 2 सवाल बना सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है, जैसे पहला सवाल है सब प्रकार की उन्नति का आधार क्या है, और दूसरा कवि के अनुसार घर परिवार के सदस्यों के साथ हमें किस भाषा में बात करनी चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे विचार और कल्पना से। पहला प्रश्न, यदि आपको अपनी बात हिंदी, संस्कृत अथवा अंग्रेजी में से किसी एक भाषा में कहने के लिए कहा जाए तो आप किस भाषा को चुनेंगे। तो आप अपने अनुसार बताइए किस भाषा को चुनेंगे। तो हमने यहाँ पे अपना उत्तर लिखा है हिंदी भाषा को, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और मुझे इसका ज्ञान है। ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे कविता से। पहला प्रश्न, निज भाषा की उन्नति से क्या क्या लाभ होगा। इसका उत्तर हो जाएगा निज भाषा उन्नति करने से अपने धर्म, मान सम्मान और कार्य व्यवहार की उन्नति होगी। दूसरा प्रश्न है इसमें, हमें अपनी भाषा का प्रसार कहाँ कहाँ करना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा हमें अपनी भाषा का प्रसार सरकारी कामकाज, अदालत आदि में करना चाहिए। साथ ही यह प्रयास करना चाहिए कि हमारी हिंदी भाषा का विस्तार विदेशों में भी हो सके। अगला प्रश्न है, कवि ने अपनी भाषा के अतिरिक्त किसको किसको बढ़ाने की बात की है। इसका उत्तर हो जाएगा कवि ने भाषा के अतिरिक्त धर्म, मान सम्मान, एकता आदि को बढ़ाने की बात की है। चौथा प्रश्न है,
कवि ने यहाँ पे महाभारत है, तो कवि ने महाभारत के युद्ध का क्या कारण बताया है? इसका उत्तर हो जाएगा कवि ने महाभारत युद्ध का कारण कौरवों और पांडवों के बीच आपसी फूट को बताया है। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे क नंबर पंक्ति है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। इसका आशय स्पष्ट करना है। इसका उत्तर हो जाएगा कवि का आशय है कि निज भाषा के प्रचार प्रसार से अपने धर्म, मान सम्मान, कार्य व्यवहार आदि में उन्नति होगी। ख नंबर पंक्ति है, जो जग में धन मान और बल आपुनी राखन होय तो आपुने घर में भले हो फूट करो जनि कोय। इसका आशय हो जाएगा कवि कहना चाहता है कि यदि संसार में अपने धन, मान और बल की रक्षा करनी है तो अपने घर में भूल से भी फूट मत डालो। भाषा की बात से पहला प्रश्न है, शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। यहाँ पे शब्द दिए हैं करम, यद्यपि, सुबरन, आरज, हिय, जल, मित और धर्म। ये सब क्या है? तद्भव रूप है, तो हम लोग को इसका तत्सम रूप लिखना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ पे उत्तर में हम लोग एक तरफ तद्भव लिखे हैं, एक तरफ तत्सम। तो यहाँ पे कर्म का हो जाएगा कर्म, यद्यपि का हो जाएगा यद्यपि, सुबरन का सुवर्ण, आर्य का आर्य, हिय का हृदय, नीर यहाँ पे जल का नीर हो जाएगा, मित का मित्र हो जाएगा, धर्म का क्या हो जाएगा? धर्म। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 2 नंबर, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। उपर्युक्त पंक्तियों में आए हुए मूल और शूल शब्द तुकान शब्द है। कविता में ऐसे ही तुकान शब्द छांटकर उन शब्दों के आधार पर कुछ पंक्तियां रचिए। तो आप भी जाइए कविता में और तुकान शब्द को छाटिए और उनके आधार पर पंक्तियों की रचना करना है तो रचिए। तो यहाँ पे हमने इसका उत्तर लिखा है, आ गए वे परदेश से अजब अनोखी बात, मेरे लिए तो आ गई आज दिवाली रात। आप भी अपना कोई पंक्ति की रचना कर सकते हैं। यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है, इस कविता से मैंने सीखा। आपने क्या सीखा उसको लिखना है इस प्रश्न में। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस कविता से मैंने निम्नलिखित बातें सीखे। जैसे पहला हो जाएगा, इस कविता से मैंने सीखा कि परिवार के लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। दूसरा हमने क्या सीखा? परिवार में कोई भी समस्या आए तो उसका समाधान आपस में मिलकर निकालना चाहिए। तीसरा हो जाएगा, हमें अपनी भाषा का सम्मान करना चाहिए। और चौथी बात हमने क्या सीखी? तो अपनी भाषा का प्रयोग घर, परिवार और मित्रों के साथ करना चाहिए। अब आगे है चौथा प्रश्न, अब मैं करूंगी। क्या करूंगी या करूंगा? तो इसका उत्तर देखेंगे। पहला, मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों का सम्मान करूंगा। यानी आप जो भी सीखें तो उस सीख से आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्रश्न में वही लिखना है। और दूसरा, मैं अपनी हिंदी भाषा का सभी जगह अच्छे से प्रयोग करूंगा। तीसरा, हिंदी भाषा का विकास के लिए नए नए शब्द स्वयं सीखूंगा और दूसरों को भी बताऊंगा। ठीक है, तो इस पाठ में इतना ही प्रश्न उत्तर था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।